Hi everyone. So today, I'm going to start with the professional skills, and there was many concern case. We are very worried about this subject. So I'm going to take this like this is going to be a recording session, and I'm not sending and the any Zoom link here. So please focus on whatever the things I'm going to teach you here. ज़्यादा अंग्रेजी हो गया यार। चलो ठीक है। तो अभी हम ना स्क्रीन शेयर करने वाले हैं, और वो जो भी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल स्किल्स में एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, मैं उनको यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, और सिलेबस में असल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब आप अपने जेयूटी के इस पीडीएफ पे जाओगे जो जेयूटी ने आपको प्रोवाइड कराया है, तो आप उसमें देखोगे कि प्रोफेशनल स्किल्स के लिए क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आएगी कि प्रोफेशनल स्किल्स आपको करना क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल स्किल्स। सबसे पहला सवाल आपका जो बनेगा, व्हाट इज प्रोफेशनल स्किल। ठीक है। प्रोफेशनल स्किल क्या होता है, सबसे पहला तो यही है। ठीक है। तो स्किल मतलब क्या है, कला। राइट। तो आपको क्या क्या स्किल्स, क्या क्या कला आनी चाहिए। जब आप प्रोफेशन में जाते हो, जब आप जॉब में जाते हो, तो आपको क्या क्या कला आनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग उन चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अभी देखो, यहाँ पे आपको जो चीजें पढ़नी है मैं उनको टिक आउट करता चलूंगा। तो आप देखो यहाँ पे जब प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आपको क्या करता है प्रोफेशनल स्किल बेसिकली। दिस ये जो कोर्स बनाया गया है, ये जो सब्जेक्ट बनाया गया है, हालांकि जेयूटी ने आपको बहुत बाद में बताया। अगर ये पहले बताया होता तो लाइक हम लोगों को आपका सीवी यहीं पे प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छे से बताते हैं, और आप लोग खुद से सीवी बनाते हैं यहाँ पे। देखो, तो ये क्या है, हम लोग यहाँ पे सवाल तो कुछ पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि रेज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होता है, बायोडाटा क्या होता है। जो सबसे पहला चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि रेज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होता है, बायोडाटा क्या होता है। सबसे पहला सवाल मैंने क्या बोला, व्हाट इज प्रोफेशनल स्किल। प्रोफेशनल स्किल क्या है, प्रोफेशनल स्किल इज अ सॉर्ट ऑफ स्किल, एक तरह का लाइफ स्किल्स है। देखो, प्रोफेशनल स्किल क्या है, प्रोफेशनल स्किल्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ स्किल्स। उससे क्या कर पाते हैं हम लोग, वी शुड बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब दिखा पाना। हम लोग अपने आप को पहचान दिला पाएंगे, दिखा पाना। यहाँ पे समझो, इसको दिखा पाना मतलब हो गया। We should be able to demonstrate the professional skills involving the use of intuitive, logical critical thinking, communication, and interpersonal skills, which are not limited to cognitive and creative skills. देखो, ये बहुत ज्यादा अंग्रेजी दे दिया गया है। इतना अंग्रेजी नहीं समझना है। बस इतना समझना है कि प्रोफेशनल स्किल्स का यूज क्या है, लाइफ स्किल्स का एक पार्ट है प्रोफेशनल स्किल्स, जिसका कि यूज किस में होता है, हम लोग अपने प्रोफेशन में, जब हम लोग अपने काम में जाएंगे। जब आप एज अ जूनियर इंजीनियर कहीं ज्वाइन करोगे किसी प्राइवेट फॉर्म में, या फिर किसी सरकारी विभाग में, चाहे आप रोड डिपार्टमेंट में जाओ, इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाओ, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपको किन चीजों को करना आना चाहिए। राइट। बेसिक्स चीजें, मतलब ये आपको ये तैयार करता है आपको कि आप मैच्योरली बिहेव कर सको। या फिर आप ऐसा समझो कि जब आप डिग्री तो सबके पास रहेगा। जब आप डिप्लोमा कर लोगे तो डिग्री तो सबके पास होगी, बट जॉब सबके पास नहीं होगा। तो द मेन डिफरेंस दैट विल क्रिएट इज योर प्रोफेशनल स्किल्स। आपको आना चाहिए आप इंटरव्यू में किस प्रकार बैठ रहे हो, आप इंटरव्यू में किस प्रकार अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रहे हो। डिमॉन्स्ट्रेट करने का क्या अर्थ होता है, डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब हुआ कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो। योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर बॉडी लैंग्वेज, दीज आर द थिंग्स। आपके लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारी चीजें आपके प्रोफेशनल स्किल्स में आती हैं। ठीक है। अब देखो, जब प्रोफेशनल स्किल्स में हम लोग बात करेंगे तो कुछ चीजें आएंगी, जैसे कैरियर स्किल्स हो गया। तो ये चीजें अभी आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आप देखोगे कि आपके पूरे कोर्स को जो है ना,
ये कोर्स, पूरे कोर्स को आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कैरियर स्किल्स में और एक टीम स्किल्स में। ठीक है, तो जब आप कैरियर स्किल्स के बारे में बात करते हो, कैरियर स्किल्स का क्या मतलब है कि आपको जॉब लेने के लिए कैरियर स्किल्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैरियर स्किल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या है कि आप एक अच्छा रेज्यूमे बना पाओ। पता चला आप सारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कर लिए, आपको बहुत अच्छे से बीएमसी आ रहा है, सर्वे आ रहा है, सॉइल आ रहा है, स्ट्रक्चर पेपर बहुत अच्छे से आ रहा है, आप बढ़िया आरसीसी से एकदम स्लैब डिजाइन कर रहे हो, फर्स्ट क्लास फुटिंग डिजाइन कर रहे हो, कॉलम डिजाइन कर रहे हो, बट यार आप रेज्यूमे सही से बनाना ही नहीं आ रहा आपको। तो जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करोगे, लाइक लर्सन एंड टर्बो, एल एंड टीज, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जब आप जाओगे कि एज अ जूनियर इंजीनियर आप ज्वाइन करना चाहते हो, एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो लाइक आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जॉब कैसे लगे। कैरियर स्किल्स, लाइक आपको कैरियर स्टार्ट करने से पहले, लाइक जॉब लगने से पहले, जो आपको जॉब लगने में हेल्प करेगा, दिज आर द स्किल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर हो, ताकि आप बेरोजगार ना रहें। ठीक है, नहीं तो पढ़ के भी आप बेरोजगार रहोगे। तो उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, लाइक आपको रिज्यूमे बनाना आना चाहिए, एंड इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, कि ग्रुप डिस्कशन में क्या चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक, अब ये जो एक वर्ड देखो, SWOT, SWOT क्या बताता है? SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। स्ट्रेंथ मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है यार, वीकनेसेस आपकी जो कमजोरियां हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, थ्रेट्स लाइक क्या क्या आपके साथ दुर्घटना या फिर क्या बोले ट्रेजेडी हो सकती है। मतलब आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, आपको सारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बट आपकी जॉब नहीं लग रही, तो प्रॉब्लम क्या है, ये इन चीजों पे बातें करना है हमें कैरियर स्किल्स में। तो बेसिकली कैरियर स्किल्स में आपका डेवलपमेंट किन चीजों पे होती है, इन चीजों पे। ठीक है, explore the desired career opportunities in the employment market in the consideration of an individual SWOT, strength, weaknesses, opportunities and threats। तो जब आप मार्केटिंग के सेक्टर में जाओगे तो आपको देखो थ्रेट्स के बारे में पता होनी चाहिए ना, कि कहाँ पे लूप होल्स है चीजों का। ठीक है, तो SWOT क्या है, एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग है एक तरह से, या फिर आप समझो ये एक मैनेजमेंट टेक्निक है जो क्या करता है, पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यार ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। कैरियर स्किल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, रेज्यूमे अपना बनाना आना चाहिए, आपको अपना इंटरव्यू देने आना चाहिए, आपको अपना ग्रुप डिस्कशन देना आना चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव में जब आप यहाँ पे बैठोगे अभी एग्जाम में अपने थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको पता होना चाहिए SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है। बात समझ में आया? मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समय इस पे नहीं देने वाला। अब जब आप प्रोफेशनल स्किल्स कर लोगे तो यहाँ से आपको क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है जेयूटी के थ्रू, कि आपको क्या क्या आ जाना चाहिए। आपको रेज्यूमे बनाना आ जाना चाहिए, आपको ये पता हो जाना चाहिए कि आप इंटरव्यू में कैसे बैठने वाले हो, इंटरव्यू में आपको आप इंटरव्यू कैसे दोगे, आप इंटरव्यू में खुद को प्रेजेंट कैसे करोगे। जेयूटी चाहता है कि ये आपको आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, इनलिस्ट द कॉमन एरर्स। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि व्हाट आर द कॉमन एरर्स दैट इंडिविजुअल डज इन एन इंटरव्यू, ऐसा सवाल आएगा आपको। आपको जब आप जीडी में जाओगे, ग्रुप डिस्कशन में जाओगे, तो आपका इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन कैसे हो, इन चीजों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स आएगा, टोटल मैं 1 2 3, मुश्किल से 1 से 2 या 3 लेक्चर्स में मैं पूरे आपके जो ये प्रोफेशनल स्किल्स हैं मैं उस पर पूरा डिस्कशन करके इसको खत्म कर दूंगा। तो आपको मैं यहाँ पे अभी तो फिलहाल सिलेबस समझा रहा हूँ कि ये जेयूटी ने इस सिलेबस को इंट्रोड्यूस क्यों किया है आपसे, और वो आपसे चाहता क्या है। ठीक है, चलो।
अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा इन चीजों पे काम करने के लिए जीओटी चाहता है कि आपको ये आना चाहिए। क्या क्या है ये, मैंने इसलिए पहले एक बार पहले पढ़ लिया आपका ये चीजें, उसके बाद टिक आउट कर लिया कि असल में ये चाहता क्या है, मैंने इस पे अच्छे से थोड़ा ध्यान दिया और उसके बाद मैं आपका ये क्लास ले रहा हूँ। तो देखो आपको रेज्यूमे बनाना आना चाहिए। पता चला कि आप सब कुछ अच्छे से जान रहे हो बट रेज्यूमे ही नहीं बना पा रहे। इंटरव्यू स्किल्स, जीडी स्किल्स और कैरियर की अपॉर्चुनिटीज, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। लाइक ऐसा नहीं कि आप जब डिप्लोमा कर लिए तो क्या सिर्फ आप सिविल इंजीनियरिंग के सेक्टर्स में ही जा सकते हो, क्या कहीं बहुत सी चीजें आप कर सकते हो। आपको पता है कि आपका जो डिप्लोमा का डिग्री होता है इट इज इक्विवेलेंट टू ट्वेल्थ। तो आप उसके रिलेटेड, ट्वेल्थ से रिलेटेड जितने भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं आप हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जेयूटी चाहता है कि आपको पता हो। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैरियर स्किल्स, कैरियर स्किल्स में जेयूटी चाहता है कि आप जो है किसी भी अ, जब आप प्राइवेट कंपनीज में जाओ तो उससे पहले की जो एंट्रेंस प्रोसेस होता है वो आपके अंदर होना चाहिए, वो क्वालिटीज आपके अंदर होना चाहिए। जीडी आप फेस कर सको, आप अच्छा रेज्यूमे बना सको, आप अच्छा इंटरव्यू सेशन दे सको, ये कैरियर स्किल्स में आ जाएगा। अब बात आता है टीम स्किल्स में। तो टीम स्किल्स में क्या चाहता है कि जब आप किसी फर्म में, किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में आप जब इंटर करो, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जब आप जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि आप एज अ टीम मेंबर जब वहां पे ज्वाइन कर रहे हो। लाइक सिर्फ एक ही जेई तो काम होगा नहीं। किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप काम करोगे तो क्या सिर्फ एक ही जेई होगा, नहीं, कई सारे जेई होंगे। तो आपको कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए अपने टीम को। ऐसा नहीं कि बस मुंह फुला के बैठे हुए हैं। हम्म। तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे डिजाइन, डेवलप एंड सिचुएशन से अडेप्ट करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिखाना चाहता है जेयूटी आप हर एक स्टूडेंट्स को। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना टीम स्किल्स आना चाहिए कि टीम में कैसे काम किया जाए। ठीक है, तो टीम स्किल्स बेसिकली ये सिखाना चाह रहा है। तो अभी तक हम लोग जो देखे हैं, अभी तक के सेशन में हम लोग को क्या पता चला कि आपको कैरियर स्किल्स एंड टीम स्किल्स आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे, तो रेज्यूमे स्किल्स में सवाल आएगा कि सबसे पहला सवाल जो आपका यहाँ पे बनेगा, डिफरेंस बिटवीन जो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, दिस आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस प्रोफेशनल स्किल सब्जेक्ट। डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे, सीवी एंड बायोडाटा। बायोडाटा तो सबको सिर्फ समझ में आ रहा होगा कि शादी ब्याह में काम लागतो, नहीं? तो हाँ भाई साहब, वही बायोडाटा का बात हो रहा है। तो रेज्यूमे, सीवी और बायोडाटा में डिफरेंस क्या है, ये आपको मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे आज के सेशन में। ठीक है, तो जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, बाकी ये ऐप में भी रहेगा और मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ये। तो आ जाओ, जब आप लोग रेज्यूमे स्किल्स में बात करोगे तो देखो आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात दिया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग अ गुड रिज्यूमे। गुड रिज्यूमे जब आप बनाओगे तो उससे क्या फायदा आएगा। तो पहला तो डिफरेंस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन कर लिखो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रेज्यूमे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रेज्यूमे, एक अच्छा रेज्यूमे हम लोग किसको कहते हैं, हैं? एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, मतलब एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रेज्यूमे। ठीक है, तो एक अच्छा रेज्यूमे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और एक अच्छा रेज्यूमे का जरूरत क्या है, बात समझ में आया? दूसरा यहाँ पे देखो आपके सिलेबस में दिया है कॉमन एरर्स। तो जनरली रेज्यूमे बनाते वक्त लोग क्या गलतियां करते हैं, और उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर रेज्यूमे प्रिपरेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब
आपको अगर ये पता हो गया कि रेज्यूमे बनाते वक्त आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना है, तो आप गलतियां करोगे नहीं। ठीक है ना। तो आ जाओ हम लोग इन चीजों पे थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो आप सीधा से आ जाओ यहाँ पे कि क्या होता है। आप नोट्स के लिए परेशान हो रहे थे माय डियर। आपको दिख रहा होगा कि मैं कहीं से नोट्स नहीं किया हूँ। आपको जो जेयूटी ने दिया है उसमें सारी चीजें दी हुई हैं। आपने पढ़ने का हिम्मत भी नहीं जुटाया, और आप इधर उधर भटक रहे हो कि मुझे नोट्स नहीं दे रहे हैं रितेश सर। अरे भाई जेयूटी ने आपका काम खुद आसान कर दिया है। 89 पेज का सिलेबस थोड़ी होता है। सिलेबस में सारी चीजें मेंशन्ड है, आप देखो अच्छे से। कोई देखने का हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। बड़ा विचित्र है। चलो भाई। और बाबू भैया कमेंट जो कर रहे थे हमारे पोस्ट पे, तो भाई साहब, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि हमारे से अच्छे कोई हैं, और लाइक आपको बहुत अच्छे से कोई गाइड कर सकते हैं हमारे से अच्छे से, तो भाई आप अपना देखो। आपको जहां से लगता है कि आप अच्छा गाइडेंस ले सकते हो, आप वहां जाओ। हमारे पीछे क्यों पड़े हो यार। चलो। रेज्यूमे देख लो। तो रेज्यूमे क्या है? रेज्यूमे जो है एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है समरी। समरी समझते हो ना, जैसे आप स्टोरी का समरी बनाते थे। तो यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई जब कर रहे हो, जैसे आप डिप्लोमा पास कर जाओगे तो आप अपना रेज्यूमे बनाओगे। तो आपके जिंदगी का समरी में आप ये नहीं बोलोगे कि सर 2 बार हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो वहां पे क्या लिखोगे आप जिंदगी का समरी में? समरी ऑफ पर्सन्स एजुकेशन, अपने एजुकेशन के बारे में बताओगे, अपने स्किल्स के बारे में बताओगे। और एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं ज्वाइन किए हुए थे एज अ एम्प्लॉयर, तो आप जो है अपने बारे में यहाँ पे सारी चीजें बताओ। क्या क्या एजुकेशन बताओगे, स्किल्स बताओगे, और कहीं पे आप जॉब किए हुए तो वो बताओगे। व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब फॉर व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब और अ न्यू जॉब। ठीक है, तो मैं अंडरलाइन किया हुआ हूँ इंपॉर्टेंट चीजों को। ये ध्यान से देखते चलो। इट डज नॉट लिस्ट आउट ऑल द डिटेल्स ऑफ अ प्रोफाइल। मतलब आप जो है कितने बजे खेलने जाते हो, और फिर कितने बजे खाना खाते हो, कितने रोटियां आप दबाते हो, भाई ये सब नहीं लिखना है। ठीक है। इट डजेंट मीन कि समरी में सारी चीजें डाल दो। तो आपको शो क्या करना है? बट ओनली द सम स्पेसिफिक स्किल्स आपको दिखाना है कि आपके अंदर क्या स्पेसिफिक स्किल्स है। कौन से, और सारे स्किल्स को नहीं दिखाना है। कौन से स्किल्स को दिखाना है रेज्यूमे में? उन्हीं स्किल्स को दिखाना है जो कि उस जॉब को टारगेट करता है। अब अगर आप मान लो कि बहुत अच्छा खाना बनाते हो, ठीक है, तो और आप एज ए इंजीनियर वहां ज्वाइन करने वाले हो, तो चलो खाना बनाना तो आप फिर भी रिलेट कर सकते हो कि हाँ सर, साइट पे अगर हम लोग को दूर दराज में कहीं भेजने वाला है तो डेट इज गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि हाँ रेज्यूमे में ये मेंशन करना जरूरी है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसे स्किल्स जो उस जॉब से रिलेटेड है ही नहीं, उनको वहां पे शो नहीं करना है। आपको सिर्फ सम स्पेसिफिक स्किल्स ही शो करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेज्यूमे में, ठीक है, वो ये है कि रेज्यूमे जो होता है सिर्फ 1 या 2 पेज लंबा होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और रेज्यूमे को जब लिखा जाता है यूजुअली रिटर्न इन द थर्ड पर्सन फॉर्मेट। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं याद है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अंग्रेजी में, वही वाला थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे जैसे कि कोई थर्ड पर्सन हमारे बारे में बता रहा हो। ठीक है, रिटर्न इन द थर्ड पर्सन फॉर्मेट का क्या मतलब हुआ? ये ऐसे लिखा जाता है, रेज्यूमे को ऐसे डिमोन्स्ट्रेट किया जाता है, खुद का समरी ऐसा लिखा जाता है जैसे कोई थर्ड पर्सन हमारे बारे में बता रहा हो। ठीक है। तो रेज्यूमे आपको समझ में आ गया। जब आप एग्जाम में लिखोगे, अभी तो रेज्यूमे बनाने आपको देगा नहीं, प्रैक्टिकल तो हो नहीं रहा। तो जब आपको लिखने के लिए आएगा रेज्यूमे, तो इन चीजों को आपको टारगेट करना है। ठीक है, आपको लिखना है इन चीजों को। तो आप नोट्स अगर बनाना चाहो तो बनाते चल सकते हो। दूसरा आप देखो करिकुलम विटे। क्या ही नोट्स बनाओगे यार, मैंने इतना सी चीज तो प्रोवाइड कर ही दिया है। ठीक है, करिकुलम विटे, सीवी क्या है? तो करिकुलम विटे का क्या होता है?
ये लैटिन वर्ड से मिलके बना, देखो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये सारी चीज, ठीक है ना। और रेज्यूमे किससे बना था, फ्रेंच वर्ड से बना था। तो इसका मतलब क्या होता है, रेज्यूमे का मतलब होता था समरी, और इसका क्या मतलब होता है, कोर्स ऑफ लाइफ। कोर्स ऑफ लाइफ मतलब क्या हुआ कि आपने अपने जिंदगी में क्या क्या कांड किया है, तो आप जो जो कांड लिखना चाहो आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। तो सीवी इज मोर डिटेल्ड देन रेज्यूमे, सबसे पहला डिफरेंस तो आप बोल दोगे कि रेज्यूमे और सीवी, रेज्यूमे जो है फ्रेंच वर्ड से आया है, सीवी जो है लैटिन वर्ड से आया है। रेज्यूमे जो है आपका 1 से 2 पेज का हो सकता है, या फिर आप बोलोगे कि रेज्यूमे जो है आपका क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। लेकिन सीवी जो होता है, रेज्यूमे इज नॉट मच डिटेल्ड फॉर्म, लेकिन सीवी जो है क्या है, इज अ मोर डिटेल्ड देन रेज्यूमे। ये जनरली 2 से 3 पन्ने का होता है, देखो। और ये कितने पन्ने का है, 1 से 2 पन्ने का ही है। वन रेज्यूमे सिर्फ 1 से 2 पन्ने का है, लेकिन सीवी 2 से 3 पन्ने का है। और या फिर इससे भी बड़ा हो सकता है, ये देखो, और इवन लॉन्गर एज पर द रिक्वायरमेंट। इट लिस्ट आउट एवरी स्किल। हम लोग सीवी में अपने सारे स्किल्स को डालेंगे, सारे जॉब्स को दिखाएंगे, सारे डिग्रीज को दिखाएंगे। बट रेज्यूमे में हम लोग क्या दिखाएंगे, सिर्फ सम स्पेसिफिक स्किल्स को दिखाएंगे। और जो उस जिस जॉब के लिए हम लोग अप्लाई करने वाले हैं उसी को सिर्फ टारगेट करते हुए देखेंगे। लेकिन सीवी में हमारा क्या होगा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगा। बात समझ में आई लो बचवा लो। चलो, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम लोग सीवी में अपने सारे डिग्रीज को, सारे जॉब्स को दिखाएंगे ना, तो कैसे दिखाएंगे, ये नहीं कि हम लोग पहले 10th को दिखा दिए, फिर हम लोग बीटेक को दिखा दिए, फिर डिप्लोमा का दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाना है। मतलब एक के बाद एक, मतलब जैसे जैसे आपने डिग्री हासिल की वैसे वैसे आपको दिखाना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किस, सबसे पहले आपने जो डिग्री हासिल किया उसको दिखाना है, या जो सबसे, जैसे आप एक्सपीरियंस दिखाओगे तो वहां पे आपको जो सबसे पहले आपने जॉब जहाँ पे किया है वहां पे आपको दिखाना है, ऐसे दिखाना है, ठीक है ना। तो सीवी क्या है, देखो, अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो आप लिखोगे अ सीवी इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट highlighting the professional and academic history of an individual. This is the definition. रट्टा मारना, रट्टा मारो, लेकिन भाई मैं बोलूंगा क्यों ही रट्टा मारना यार। हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में अंग्रेजी पढ़ना था ना आप लोगों को, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये तो अगर थोड़ा सा भी, अगर आपको अंग्रेजी आ रहा है तो आप लिख सकते हो अपने छोटे छोटे आंसर्स बना के। तो सीवी में क्या होता है, इंक्लूड इंफॉर्मेशन लाइक वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, कितने अवार्ड्स आपने को मिला है, स्कॉलरशिप्स अगर आपको कोई ग्रांट हुआ है, तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च का डिप्लोमा लेवल पे क्या ही रिसर्च करोगे आप लोग। तो सीवी में क्या होता है, जनरल टैलेंट्स को भी हम लोग हाईलाइट करते हैं, लेकिन रेज्यूमे में हम लोग सारी चीजें डिटेल में नहीं करते हैं। अब बायोडाटा कब बनता है भैया, पहले जॉब होगा तब है ना बायोडाटा बनेगा बच्चा। तो बायोडाटा कब बनता है, शादी के समय। नहीं, जनरली तो लोग यही बोलते हैं कि भाई बायोडाटा भेजो लड़की का या लड़का का। चलो भाई, तो बायोडाटा इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर बायोग्राफिकल डाटा। बायोग्राफिकल डाटा में क्या आएगा आपका, बहुत ही जैसे आप समझो बायोडाटा में क्या क्या आ जाएगा, पर्सनल पार्टिकुलर्स पे फोकस किया जाएगा, आपके पर्सनल जिंदगी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा बायोडाटा में। ठीक है, फोकस ऑन द पर्सनल पार्टिकुलर्स। जैसे पर्सनल पार्टिकुलर्स मतलब आपके पर्सनल जिंदगी के बारे में ज्यादा फोकस किया जाएगा बायोडाटा में। बस समझ में आया, लाइक डेट ऑफ बर्थ, कब जन्मे, जेंडर, आपका धर्म, रिलीजियन, कहाँ से हो, किस जगह से हो, आपकी नेशनलिटी क्या है, कहाँ रहते हो, शादीशुदा हो कि तलाकशुदा हो, सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। सिंगल उंगल का, हाँ वही, मैरिड अनमैरिड भी बताना है भाई। एंड लाइक
क्रोनोलॉजिकल लिस्टिंग ऑफ एजुकेशन। देखो क्रोनोलॉजिकल मतलब यहाँ भी क्रोनोलॉजिकल वर्ड आ रहा था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जैसे जैसे आपने डिग्री हासिल किया है वैसे वैसे चीजों को बताना है, ठीक है। ये नहीं कि एक मतलब ईयर्स जंप कर गए। जैसे मान लो कि आपने, आप कौन से साल के हो आप लोग सब, तो हमको लगता है कि 2010 के आसपास हो गए, नहीं 2010 नहीं, उससे पहले ही हो गया नहीं। तो जो भी है, आपने मान लो कि टेंथ कब पास किया होगा? टेंथ मुझे लगता है 22 में पास किए होगे सब लोग। 22? नहीं नहीं, 23-24 में किए होगे, है ना। तो आप 23-24 में बताओगे टेंथ किए हैं। हाँ, मान लो आपने कहीं पे जाके प्रोफेशनल कोर्स किया, तो वो भी आपको दिखाना है, ईयर बाय ईयर दिखाना है। चलो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पे, बोर हो जाओगे नहीं तो यार, बहुत ही बोरिंग चीज़ें हैं ये। अब देखो, वाई डू वी नीड टू प्रिपेयर अ गुड रिज्यूमे, क्वेश्चन आ गया, वो खुद ही क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो तो। आप बोल रहे हो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन खुद ही दे रहा है यार वो। वाई डू वी नीड टू प्रिपेयर अ गुड रिज्यूमे और सीवी, बताओ। रिज्यूमे क्यों बनाते हैं? रेज्यूमेस आर फर्स्ट यूज टू वीड आउट। वीड मतलब जानते हो क्या होता है? भाई होता तो बहुत सी मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे जो वीड का मतलब है वो है आपका खरपतवार। खरपतवार समझते हो? जो घास उस उग जाता है खेतवा में। हाँ, तो रेज्यूमे क्या करता है, बहुत सारा स्टूडेंट है जी, लेकिन अब उसमें से किसी को छांटना है, तो वीड आउट करना मतलब क्या हो गया? चौ छ छांटना ऐसे ही लिखेंगे ना, हाँ चलो ठीक है। तो छांटने का काम करता है रेज्यूमे, ठीक है। तो रेज्यूमे सबसे पहले क्या करता है, फर्स्ट यूज टू वीड आउट द अनलाइकली कैंडिडेट। भाई साहब, जिस जॉब को टारगेट करके रेज्यूमे मांगा गया है, पहले तो रेज्यूमे से ही देख के पता चल जाएगा भाई ये हमारा बंदा जो है हमारे इस पोस्ट के लिए काम आ सकता है या नहीं आ सकता, राइट। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द अनसुटेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो बात तो यही हो गया कि गुड रिज्यूमे क्या करता है। गुड रिज्यूमे हेल्प करता है विड आउट करने के लिए। विड आउट करना मतलब छांटने के लिए, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस में जैसे ही आप रिज्यूमे डालते हो, मतलब आप बोलोगे ना कि जैसे एक गुड रेज्यूमे क्या करता है आपका? गुड रेज्यूमे आपका क्या बोलता है उसको? फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन टू द रेज्यूमे क्या होता है? फर्स्ट इंप्रेशन टू द एम्प्लॉयर। आपको जो जॉब देने वाला है, जो आपका रिक्रूटर है, रिक्रूटर किसको बोलते हैं? जो आपको जॉब देने वाला है। तो जो आपको जॉब देने वाला है, आपका रेज्यूमे ही आपको आपके बारे में क्या बनाता है? फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता है, ठीक है ना। चलो, अब इसमें क्या क्या चीजें जो होती हैं जो गड़बड़ी करता है लोग, उसको हम लोग बोलते हैं एरर्स। क्या क्या आती हैं रेज्यूमे में? तो सबसे पहला क्या है? एरर इन प्रेजेंटेशन है एंड स्पेलिंग। भाई साहब, प्रेजेंटेशन रेज्यूमे का सही होना चाहिए, ये नहीं कि फोटो आप नीचे लगा दो। नाम ऊपर लिखना चाहिए, नाम आप नीचे लिख रहे हो, फोटो आप नीचे लगा दिए हो। बात समझ में आया? मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, ये मान लो पेज है आपका, अब इस पेज में पता चला फोटो आप यहाँ लगा रहे हो, नाम आप यहाँ लिख रहे हो, बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ लिख रहे हो। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है रेज्यूमे का, आपको वो फॉलो करना है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे क्या होगा, प्रेजेंटेशन आपका सही नहीं होगा। और क्या क्या गलतियां हो जाती हैं? लाइक स्पेलिंग्स, इन अप्रोप्रिएट अपियरेंस, वही प्रेजेंटेशन अपियरेंस सेम ही चीजें हैं, ठीक है ना। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ना कि इनकम्प्लीट डिटेल्स। जैसे आपने अपने बारे में, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं कि देखो मैंने आपको बताया कि रेज्यूमे में बहुत सी चीजें आपको नहीं दिखानी है और सीवी में थोड़ा डिटेल दिखाना है। लेकिन जनरली हम लोग क्या डालते हैं, रेज्यूमे अपने अपना शो करते हैं किसी भी रिक्रूटर को। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी ना शो करें, मतलब जो जो चीजें हैं
जो जो चीजें आपके उस पोस्ट के लिए जरूरत है वो तो आपको शो करनी ही पड़ेगी रेज्यूमे में ना। तो इसलिए आपको रेज्यूमे में इनकम्प्लीट डिटेल्स नहीं होना चाहिए। मतलब रेज्यूमे बहुत ही तरीके से बनाना पड़ता है, क्योंकि वो शॉर्ट भी हो, रेज्यूमे शॉर्ट भी होना चाहिए, और आपके सारे कंप्लीट डिटेल्स कंप्लीट होने चाहिए उस जॉब के लिए जो भी है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू सी employers or recruiters further review such resumes that are perfect or near perfect fit for the advertised opening। तो सबसे पहले तो रेज्यूमे से ही हम लोग जो आपके रिक्रूटर होते हैं वो छांट लेते हैं बंदे को, कि भाई साहब कौन से बंदे को सिलेक्ट करना है, कौन से बंदे को नहीं सिलेक्ट करना है। नहीं, उसके बाद भी जो रेज्यूमे परफेक्ट होता है या फिर नियर टू परफेक्ट फिट होता है, मतलब जो लगता है कि हाँ भाई हमने जिस पोस्ट के लिए रेज्यूमे बंदों से मांगा है तो वो लगभग मैच कर रहा है, तो उसको सबसे पहले तो छांट के अलग कर लिया जाता है। और फिर इन रेज्यूमे को अर्जेंट स्क्रूटनी, फिर से स्क्रूटनी किया जाता है टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन एजुकेशन, एडिशनल ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। मतलब क्या हुआ, पहले तो रेज्यूमे छांट लिया, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपके ट्रेनिंग, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको इंटरव्यू के लिए या फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है। इसीलिए क्या बोलता है, प्रिपेयरिंग एन इम्प्रेसिव रेज्यूमे इज वाइटल, बहुत ही जरूरी है। अगर आप सही से रेज्यूमे नहीं बना रहे हो तो भाई आपको देखने के लिए थोड़ी आया है कि आप कितना तेज हो, आप साइंटिस्ट हो कि नहीं हो थोड़ी पता है किसी को। ठीक है। तो आपको रेज्यूमे बनाना सही से आना चाहिए, आपका रेज्यूमे एक इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो आपको एग्जाम्स में ये चीजें मेंशन करनी। ठीक है ना, मैंने जो जो चीज अंडरलाइन किया हुआ था उसको आप ध्यान से देखते चलना। ठीक है। जैसे मैंने क्या क्या किया था, प्रिपेयरिंग एन इम्प्रेसिव रेज्यूमे इज वाइटल। फिर इरर्स में क्या क्या आ गया आपका, इरर्स ये सब नहीं करना है, स्पेलिंग एरर नहीं करना है, इनएप्रोप्रिएट अपीयरेंस नहीं देना है, इनकम्प्लीट डिटेल्स नहीं देना है। देखो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना यहाँ पे रेड से, ये आपके परमानेंट रह जाएंगे। ठीक है ना। और रेज्यूमे क्या होता है, रेज्यूमे ही आपको क्या करता है, रेज्यूमे स्क्रूटिनाइज टू शॉर्टलिस्ट, या फिर आप ना इसको सही से आप अंडरलाइन करो नोट्स को। Just a minute। अरे मिट जाओ भाई, मिट क्यों नहीं रहा ये। चलो ये देखो, तो ये शॉर्टलिस्ट करने के काम आता है कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन एजुकेशन, एडिशनल ट्रेनिंग, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। अब देखो जो आपसे पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन अ सीवी, रेज्यूमे एंड बायोडाटा। ठीक है बच्चा। तो देखो सीवी क्या है, सीवी एंड रेज्यूमे आर सिमिलर। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोथ द डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या दिखाएंगे, सीवी एंड रेज्यूमे बोथ आर सिमिलर in that they are both documents that summarize a candidate's professional history, education, ये सारी चीजें आपको कौन बताता है। तो लगभग सीवी और रेज्यूमे सेम ही है, क्यों, बस बस सीवी क्या है, थोड़ा डिटेल्ड वर्जन है। ठीक है। आपके प्रोफेशनल हिस्ट्री को बताएगा, आपके एजुकेशनल स्किल्स को बताएगा, आपके अचीवमेंट्स को बताएगा, दोनों ही सीवी एंड रेज्यूमे दोनों ही। और दोनों ही समटाइम्स बोथ डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयर, कभी कभी दोनों ही दे देते हैं, भाई लो तुम पूरा ही डिटेल ले लो यार, या फिर थोड़ा से ऊपर में रेज्यूमे एंड सीवी, बहुत ही माइन्यूट अंतर आपको कभी कभी समझ में आता है। ठीक है। और इसलिए कुछ कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूरोप हो गया, रेज्यूमे और सीवी को नॉट इंटरचेंजेबल बताते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रेज्यूमे को सीवी, जब रेज्यूमे मांगा गया आप सीवी दे दिए, जब सीवी मांगा है रेज्यूमे दे दिए, ऐसा नहीं कर सकते वहां। वहां पे अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपको पहले ही छांट दिया जाएगा। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जैसे हमारा भारत देश महान, इन इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो चीजें हैं यहाँ पे
सीवी और रेज्यूमे को इंटरचेंजेबल माना गया है। मतलब आप इंडिया में सीवी बोल के रेज्यूमे भी दे सकते हो, रेज्यूमे बोल के सीवी भी दे सकते हो, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है इंडिया में वो सीवी और रेज्यूमे नहीं, क्या यूज होता है, बायोडाटा। द टर्म बायोडाटा इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया एंड इज यूजुअली यूज्ड व्हाइल अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। आप देखना गवर्नमेंट जॉब की जब प्रोफाइल आपकी बनती है ना, तो वहां पे बायोडाटा फिल किया जाता है, ठीक है। वहां पे आपको रेज्यूमे और सीवी नहीं मांगता है, आपका पूरा बायोडाटा मांगता है उस पे, ठीक है। वेरी गुड। अब आ जाओ हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं कि एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर फॉर्मेटिंग अ गुड रेज्यूमे। अ गुड रेज्यूमे क्या होता है, तो आ जाओ गुड रेज्यूमे क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है, दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अ गुड रेज्यूमे मस्ट स्टार्ट विद ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट। एक गुड रेज्यूमे में क्या होना चाहिए, पूरा उसका ब्रीफ प्रोफाइल होना चाहिए कैंडिडेट का, पूरा पूरा क्वालिफिकेशन का समरी होना चाहिए। उसके बाद सबसे क्वालिफिकेशन का समरी हो, उसके बाद पहले तो पर्सनल डाटा उसका हो गया, पर्सनल डाटा लाइक आपका नाम। ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट का क्या मतलब हुआ, आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद समरी ऑफ क्वालिफिकेशन फॉलोड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्टीज एंड देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब अब देखो आप इस पे अगर आप आगे चलते जाओ, मैं आपको पूरा एक फॉर्मेट दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस जो आपका आता है इसमें, फोकस सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है, रिसेंट एक्सपीरियंसेस पे। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस दिखाना है वहां पे। बात समझ में आया। आपको रेज्यूमे में, एक गुड रेज्यूमे में सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस को शो करना है। उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल्स दिखाना है, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज दिखाना है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब यही हो रहा है यहाँ पे। आप समझ में आ रहा है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब यही है। अब देखो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ यहाँ पे चीजें, तब आपको क्लियर होगी। अगर आपने इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ा है तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले जब आपके एग्जाम्स अभी होंगे तो आपको ये पूछा जाएगा कि रेज्यूमे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो आपको लिस्ट आउट करना है दिस थिंग्स। थ्री प्रिंसिपल एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिकली थ्री प्रिंसिपल एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन रेज्यूमे में होना चाहिए। आपके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की चीजें होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए उसमें, लाइक एडिंग कंपोनेंट्स में इंक्लूड लाइक आपका प्रेजेंटेशन, आपका स्पेशल स्किल्स आपको मेंशन करना है, आपको अपनी ट्रेनिंग्स, आपको किस किस चीज में अफिलिएशन मिला हुआ है, लाइक आपको अगर जॉब में कुछ अप्रिसिएशन मिला है तो आपको वो भी दिखाना है, अवार्ड्स को दिखाना है। तो ये तीन बेसिक्स चीज हैं आपके रिज्यूमे में एटलीस्ट होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है एटलीस्ट, ठीक है। तो थ्री प्रिंसिपल एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन, तीन बेसिक चीजें तो आपके रिज्यूमे में होनी ही चाहिए, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग एंड दिस स्किल्स। अब इस स्किल्स को क्या बोला गया है, फॉलोइंग एडिशनल कंपोनेंट, ठीक है ना। थर्ड वाले को क्या बोला, एडिशनल कंपोनेंट। एडिशनल कंपोनेंट में ये सारी चीजें आ जाएंगी, स्पेशल स्किल्स हो गया, आपके अवार्ड्स और ऑनर्स हो गए, रिकॉग्निशन हो गया, स्पेशल, ये सब चीजें हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो उससे पहले कॉमन एरर्स भी है, पहले आप देख लो कि आपका जो फॉर्मेट है कैसा है। ये आपका फॉर्मेट है, कैंडिडेट का नाम हो गया ऊपर में, कैरियर का ऑब्जेक्टिव, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उसमें जो जरूरत है आप उसको यहाँ पे लिखोगे। समझ में आया। आपका फोटो यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फोन होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, नेम, देखो ये पूरा डिटेल्स है इधर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, प्रोजेक्ट
आपने कौन सा किया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपका डिटेल्स यहाँ दिखना चाहिए, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज ये आपका दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस को यहाँ पे शो करना है। अब ये एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, वाट एवर सर्टिफिकेशन कोर्स जो किया है वो डाला हुआ है, क्या क्या स्किल्स है आपके लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या है वो दिया हुआ है। बाकी आप डिक्लेरेशन दे रहे हो कि हाँ भाई हमने जो भी डाटा दिया है, डिक्लेरेशन लास्ट में आपको लिखना है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट पार्टिकुलर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द फैक्ट्स स्टेटेड हियर इन द आवर ट्रू, हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सब सही है, ठीक है। चलो, दिस इज योर सिंसियरली, आपका नीचे सिग्नेचर भी होना है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ गुड रेज्यूमे। अब देखो आपको एग्जाम्स में पूछेगा क्या, आपको ये थोड़ी पूछेगा रेज्यूमे बना के दो, आपको एग्जाम में लिखना क्या है, इसी के लिए ना क्लासेस ले रहे हैं बाबू। तो आ जाओ क्लासेस, हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि रेज्यूमे में कॉमन एरर्स क्या होते हैं। रेज्यूमे का कॉमन एरर क्या है, आप यहाँ पे देखो भाई साहब, आपको स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं करना सबसे पहली बात, ठीक है। तो पीपल जनरली मेक द फॉलोइंग कॉमन एरर्स इन द प्रिपेयरिंग देयर रेज्यूमे। तो आपको यहाँ लिस्ट आउट भी कर दिया है। यार आप लोग बोल रहे थे नोट्स नहीं दे रहे हो सर, नोट्स नहीं दे रहे हो, नोट्स तो पूरा दिया हुआ है जीओटी ने। क्या यार तुम लोग डिप्लोमा की डिग्री को नाम बदनाम कर देते हो यार। हम्म। चलो देखो यहाँ पे, नेक्स्ट देखो, कॉमन कॉमन एरर्स में, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी ड्रिंक फ्यू सिप्स ऑफ वाटर, अदरवाइज मेरे गले से आवाज ही नहीं निकलेगी यार। अब देखो आगे, सबसे पहले तो यार स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगे। दूसरे देखो, नॉट इंक्लूडिंग कीवर्ड्स दैट मैच द जॉब पोजीशन, ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं करना जो कि वहां पे आपकी उस जॉब प्रोफाइल के लिए जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ये, ठीक है। एंड आउटडेटेड रेज्यूमे, मतलब आप समझो कि कोई बंदा 2010 में 10th पास किया, 2013 में 2013 में 12th पास किया, 2017 में बीटेक पास हुआ, 2019 में एमटेक पास हुआ, 2024 में पीएचडी पास हुआ, और अपना वो जो रेज्यूमे बना रहा है ना, आप समझो एक बार गलती से 2018 के टाइम में रेज्यूमे बनाया था बीटेक पास होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे बीटेक पास हुआ था ये। अब 2025 में अगर वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यार वो 2018 वाला रेज्यूमे सेंड कर रहा है किसी को, तो इसको कहते हैं आउटडेटेड रेज्यूमे। समझ में आया, अपडेटेड नहीं है ना, 2018 के बाद की चीजों को तो वो मेंशन ही नहीं किया कि भाई 2019 में वो एमटेक भी कर चुका है, वो मेंशन ही नहीं किया कि 2024 में उसका पीएचडी भी कंप्लीट हो चुका है। बात समझ में आ रहा है। तो ये एरर्स नहीं डालने हैं। आपको क्या नहीं होना चाहिए, चीजें समझ में आ रही है बाबू, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे कोई भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है जहां पे जो कि आपके उस जॉब के लिए जरूरत ही नहीं है। आपको आउटडेटेड रेज्यूमे नहीं देना है। बात समझ में आया, इंक्लूडिंग टू मच इंफॉर्मेशन, भाई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना है आपको, फिर पकड़ा जाओगे कि आप गलत लिख रहे हो, ठीक है। और रेज्यूमे आपका क्या होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 1 or 2 पेजेस। जनरली रेज्यूमे भी जो होता है ना एक ही पेज का दिया जाता है, यहाँ तो 2 पेजेस लिख दिया है बट होता 1 ही पेज का है। अब कभी भी रेज्यूमे 2 पेज का तो हम नहीं देखे भाई। हाँ अगर बहुत ज्यादा किसी का एक्सपीरियंस है तो फिर 2 पेज चला जाता है, ठीक है। अब देखो, इंक्लूडिंग अ कैरियर समरी दैट डज नॉट मैच द जॉब रिक्वायरमेंट। भाई मैं अगर सपोज, जैसे मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, बट अब मेरा मन किया कि भाई मैं ना एक काम करता हूँ, मैं कहीं सपोज अब मन नहीं लग रहा पढ़ाने में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ फॉर लाइक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कहीं पोस्ट, कोई पोस्ट खाली थी, तो उन्होंने एक्सपीरियंस बेस्ड पे मांग लिया चीज़ों को, ठीक है। अब उन्होंने सीवी मांगा,
तो भाई मैं टीचिंग एक्सपीरियंस को वहां थोड़ी शो करूंगा, क्यों शो करूंगा, कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ एडवर्टीजमेंट में अगर कि कोई अगर जॉब प्रोफाइल है जहाँ पे आप साइट वर्क किए तो वो दिखाइए, तो मैं टीचिंग एक्सपीरियंस को वहां क्यों दिखाऊंगा, आप बताओ मुझे। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसे कोई भी कैरियर समरी मतलब आपके जो एक्सपर्टीज जिसमें है, ऐसे एक जगह का आपका एक्सपीरियंस नहीं शो करना जो कि अ, मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको अपने, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो आपको उसके रिलेटेड ही चीजें अपने रिज्यूमे में शो करनी, करने का मतलब ये है, घुमा फिरा के नहीं, सीधा बात यही है। बात समझ में आया? तो देखो, समझ में तो आपको आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में लिखना है, सबसे बड़ा का टास्क यही है आपके लिए। ठीक है? तो भाई ये ना वर्डसिंग जो है, जैसे कि स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, कीवर्ड्स आपको अकॉर्डिंग टू द जॉब पोजीशन होना चाहिए। ठीक है? आपके जो कीवर्ड्स आप जब यूज करोगे, जो जो चीजें लिखोगे वो आपके जॉब के पोस्ट के बराबर होना चाहिए, आउटडेटेड रेज्यूमे नहीं होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट बाय पॉइंट चीजें है ना, आपको एग्जाम में लिखना है, ऐसे नहीं तो नंबर नहीं दे तो। समझ में आया? तो ये चीज याद रखना। अब लीडिंग पैराग्राफ्स विद इररिलेवेंट ड्यूटीज, मतलब कहने का मतलब है कि आप कोई ऐसा चीजें लिखना शुरू कर दिए रेज्यूमे में जो यार उस पोस्ट के लिए है ही नहीं। ठीक है ना? तो 5 और 6 लगभग सेम चीजें। बीइंग टू मॉडेस्ट, मतलब अब आपने आपको एकदम पूरा, मतलब ऐसा नहीं शो करना है कि भाई आप ही आप हो बाकी हम ही हम है बाकी सब पानी कम है, आपको वो नहीं शो करना। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है इस चीज का। ठीक है? तो आप ये सातों पॉइंट या तो आप रट्टा मार के जाओ या जो भी करो, एटलीस्ट 5 को भी लिख दोगे काफी है आपके पास। पास नहीं, अच्छा ही नंबर आ जाएगा यार, 5 पॉइंट आप लिख दोगे तो काफी बहुत अच्छा पॉइंट है। समझ में आया बात? तो रेज्यूमे देखो, अब आपका सवाल आएगा, मैंने क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एक गुड रेज्यूमे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रेज्यूमे, गुड रेज्यूमे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये उसका जवाब है भाई, ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी पेपर। ये नहीं कि जिसमें आप रफ पेज करते हो, नहीं आता है वो, दुकानवा में मिल जाता है 20-25 टका में, जो एकदम सबसे खराब वाला जो पेज होता है, पता चला आप उसमें रेज्यूमे हाथे से लिख के ले गए। तो ऐसा नहीं करना है ना, तो भाई साहब पहले ये भाग आ देगा। आपको जो सेंड अ गुड क्वालिटी फोटो कॉपी, आपको उसका फोटो कॉपी भी बहुत अच्छा निकालना पड़ेगा। आइडियली द रेज्यूमे शुड नॉट एक्सीड 1 और 2 पेजेस। ये सब देखो क्रेटिस्टिक्स है, या फिर आप गाइडलाइंस समझो, गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है आपको एक गुड रेज्यूमे बनाने के लिए। एज अ फ्रेशर, अगर जैसे अगर क्या वो भी करोगे आप, अभी जैसे अभी कौन से ईयर में हो आप, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको एक अपना फर्स्ट क्लास रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। तो एज अ फ्रेशर प्राइमरी डिस्क्राइब द एकेडमिक अचीवमेंट्स। सबसे पहले आप तो फ्रेशर हो गए ना, आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो आपका काम सबसे पहले क्या होगा, अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स को दिखाना। कहने का मतलब आपने कितना परसेंटेज लाया। दूसरा, आपने अगर कोई इंटर्नशिप किया है वो आपको दिखाना है। आपने प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट दिखाना है। आपने वर्कशॉप में कुछ काम किया है वो दिखाना है। सेमिनार्स अटेंड किया है वो दिखाना है। समझ में आया? एंड डिप्लोमा करते हुए अगर आपने कोई दूसरा कोई स्किल्स सीखा है, उसका सर्टिफिकेशन कोर्स लिया है, तो उसको दिखाना है। Did you understand this point, my dear? This is very good, important. Now you just see the next point, what they are asking you to do. In a good resume क्या होना चाहिए? Sections like language known। भैया आपको क्या लैंग्वेज आ रहा है, देखो वहां पे एक सेक्शन बनाया हुआ था, अगर आप देखो ध्यान से, कहाँ गया गुड रेज्यूमे, नीचे बता हो। हाँ ये देखो, यहाँ पे देखो बच्चा, लैंग्वेजेस नोन दिख रहा है कि एगो लैंग्वेज आ रहा है, तो आपका एक पूरा सेक्शन बना हुआ है। तो ये सब चीजें मेंशन होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो आ जाओ, कहाँ गया। हम्म स्पेशल स्किल्स, कॉमन एरर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है? उसके बाद
और क्या होनी चाहिए गुड रेज्यूमे में, कैरेक्टरिस्टिक्स में? चेक स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिफोर फाइनलाइजिंग द रेज्यूमे, ये सब यार चेक करके डालना। तो कितना पॉइंट हो गया, गिनो तो। ये सब आपको रेज्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रेज्यूमे में शो करना है। बात समझ में आया? तो ये पूरा सैंपल ऑफ रेज्यूमे है भाई साहब। डिड यू अंडरस्टैंड? तो भाई साहब, दिस वाज ऑल अबाउट योर सीवी, रेज्यूमे एंड बायोडाटा। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट मॉड्यूल। ये इतना खत्म हो गया। बात समझ में आया? अब देखो इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। मैं कोशिश करता हूँ, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि आपके अभी एसटीओ हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, एंड लाइक जूनियर इंजीनियर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। इवन बीडीओ हैं बिहार गवर्नमेंट में। कुछ डीएम्स हैं आपके अगर यूपी साइड्स। मैं उनसे कांटेक्ट करके आपके क्लासेस अरेंज कराने की कोशिश करता हूं। अगर होगा तो आगे के जो कुछ चीज़ें हैं मैं चाहूँगा कि वो लें और आप लोग थोड़ा इंटरेक्शन कर सको उनसे। ठीक है? चलो खैर, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया अभी, और मैं कोशिश करूँगा कि इंटरव्यू स्किल्स की जो क्लासेस है वो मैं नेक्स्ट कुछ आवर्स में अपलोड कर दूं फिर से। ठीक है? चलो, ओके देन, बाय। होप यू ऑल एंजॉयड माय सेशन। आई डोंट नो, मैंने अपना पूरा कोशिश किया, मैंने अपना बेस्ट दिया, दिल से दिया। मैं हमेशा साथ था, हूँ और रहूंगा। बाय।